नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। और आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी तमाम समस्याओं का ज्योतिष समाधान। आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, आपके जहन में कोई लंबे समय से कोई परेशानी है जो आपको लगातार तंग कर रही है, वो परेशानी आपके घर से जुड़ी भी हो सकती है, वो परेशानी आपकी पारिवारिक कलह भी हो सकती है, वो परेशानी नौकरी को लेकर भी हो सकती है, वो परेशानी विवाह में आ रही देरी को लेकर भी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा, और वो समाधान मिलेगा आपको यहाँ पर इसी वक्त, क्योंकि पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आपकी तमाम समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस समस्या का हल कैसे होगा। वो उपाय बताएंगे, वो आसान उपाय बताएंगे जिसका हल जल्द से जल्द हो सके, और कोई भी गलत ग्रह दशा है तो उस ग्रह दशा को हल किया जा सके, उस ग्रह दशा को ठीक किया जा सके। तो चलिए बिना देर किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए टेलीफोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करना चाहते हैं तो आप अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख दीजिए और अपना सवाल लिख दीजिए, और उसके बाद वो सवाल हम यहाँ पर पढ़ेंगे और पंडित जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज का पंचांग भी जानेंगे साथ ही साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों पर। तो आप हमारे साथ 1 घंटे तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपके साथ साझा करना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आज का पंचांग देखिए, आज है 30 जनवरी 2025 और माघ का महीना चल रहा है और आज से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो गई है। और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा तिथि आज रहने वाली है सायंकाल 4:10 तक। श्रवण नक्षत्र अभी 7:15 तक प्रातः काल तक रहा है। अब इसके बाद जो है धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत हो गई है। और धनिष्ठा के साथ साथ आप जैसा कि जानते हैं कि पंचक का नक्षत्र कहा जाता है धनिष्ठा, और यह आज सायंकाल 6:35 से पंचक के 5 नक्षत्रों की भी शुरुआत हो गई है धनिष्ठा के साथ। योग की बात करूं तो योग व्यतिपात होगा, 6:33 सायंकाल तक व्यतिपात योग रहेगा। करण आज रहने वाला है बव 4:10 सायंकाल तक। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो पहले शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है वह शुरू होगा दोपहर में 12:13 से और 12:56 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो चौघड़िया मुहूर्त लाभ का है, 12:35 से लेकर के और 1:56 दोपहर तक का यह चौघड़िया का लाभ का शुभ मुहूर्त है। राहु काल आज दिन में 1:56 से लेकर के 3:17 तक रहेगा। और आज जो है इसके साथ साथ चंद्र राशि आज मकर की रहने वाली है, दिशाशूल आज दक्षिण का रहने वाला है, सूर्य राशि मकर रहने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन जो है यह प्रकार से पंचक अगर छोड़ दिया जाए तो हर लिहाज से बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा है जी। तो आज का पंचांग हमने जान लिया, अब सीधा रुख करते हैं आज के शुभ मंत्र की। देखिए, आज गुप्त नवरात्र का पहला दिन है और गुप्त नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत हम जो है करते हैं माता दुर्गा के एक दिव्य मंत्र से। मंत्र है ओम सर्वा बाधा विनोर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनोर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह माता दुर्गा का मंत्र है। इससे सब प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है, सब प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है, धन धान्य सुत अर्थात वंश की वृद्धि होती है, और मनुष्यों के ऊपर जब भगवती कृपा होती है तो पुनः इस लोक में या आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिलती है भगवती की कृपा से, माता दुर्गा अम्बा की कृपा से, इस मंत्र के जप के प्रभाव से। तो आज गुप्त नवरात्र का जो माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल नवमी तक रहेगा, इस मंत्र का जप करें और नियमित जप करने से निश्चित रूप से आपके ऊपर माता जगदम्बा की कृपा होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और पंडित जी, कौन सा है वो शुभ उपाय जिसको करने से दिन बेहतर जाएगा और आने वाला समय बेहतरीन रहेगा? आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है गुप्त नवरात्र का,
तो आज आप प्रातःकाल स्नान आदि कर्म से निवृत्त होने के बाद एक गुड़हल की माला लीजिए। अगर आपने घर में अपने दुर्गा जी की कोई फोटो नौ दुर्गा का चित्र रखा है तो उनको गुड़हल की माला पहनाएं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में माता दुर्गा के श्री चरणों में गुड़हल की माला ले जा करके अर्पित कर दें, क्योंकि गुड़हल देवी को अति प्रिय माना जाता है और वो लाल रंग का फूल होना चाहिए गुड़हल का। और गुड़हल के लाल रंग के फूलों से पूजा करने से जगदम्बा सद्यः प्रसन्न होती हैं, सद्यः जो है अपने भक्त पे कृपा करती हैं। तो चलिए, शुभ उपाय की बात भी हमने कर ली। अब अपने आज क्योंकि हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों पर, तो गुप्त नवरात्रों को लेकर आज पंडित जी कुछ अहम जानकारी देंगे। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप गुप्त नवरात्रों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, गुप्त नवरात्र जैसे कुल आप जानते हैं कि 2 नवरात्र के बारे में सभी दर्शक सामान्य रूप से जानते हैं। जैसे चैत्र प्रतिपदा का नवरात्र, जब हमारे विक्रम संवत्सर का पहला दिन होता है, जो कि अप्रैल या मार्च लास्ट में पड़ता है, मेष का सूर्य जब होता है, तो यह चैत्र का नवरात्र प्रगट नवरात्र है। दूसरा नवरात्र जो सब जानते हैं, जो दशहरा वाला होता है, विजयदशमी वाला होता है, उसके 10 दिन पहले शुरू होता है, जिसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। वह आश्विन महीने में होता है, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। इसे आप गांव की भाषा में सोचिए तो क्वार के महीने में कहा जाता है। ये 2 नवरात्र तो सब जानते हैं, ये प्रगट है। जो शारदीय नवरात्र है वह कलिकाल में बड़ा विशेष कहा जाता है। कलिकाल अर्थात कलयुग में जो है उस नवरात्र की मान्यता प्रधानता अधिक कही गई है श्रीमद् देवी भागवत में। इसलिए आपने देखा होगा कि शारदीय नवरात्र में जो अक्टूबर सितंबर में नवरात्र पड़ता है, उसमें हर जगह दुर्गा पूजा लगती है, पंडाल बनते हैं और बृहत्तर स्तर में लगभग हर स्थान में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। तो 2 नवरात्र के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 गुप्त नवरात्र भी कहे गए हैं। गुप्त नवरात्र कौन कौन से हैं? माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तक। दूसरा गुप्त नवरात्र होता है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ शुक्ल नवमी तक। ये 2 गुप्त नवरात्र कहे गए, 2 प्रगट और 2 गुप्त, ये 4 नवरात्र कहे गए हैं। देव भागवत में आता है कि 4 नवरात्र असल में 4 युगों में अलग अलग प्रधानता इनकी रही है। सतयुग में अलग, द्वापर में अलग, त्रेता में अलग, कलयुग में अलग। कलयुग में चूंकि भगवान श्री राम की जो रामनवमी वाला नवरात्र होता है उसका, और शारदीय नवरात्र जो रावण के वध का जो नवरात्र विजय दशहरा वाला जो नवरात्र होता है विजयदशमी वाला, वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन साधना की दृष्टि से माता दुर्गा के जो उपासक हैं, जो शाक्त हैं, जो भगवान के साथ साथ जगदम्बा की उपासना करते हैं, शिव के साथ शक्ति की उपासना करते हैं, उनके लिए ये जो 2 गुप्त नवरात्र हैं, चाहे माघ शुक्ल प्रतिपदा हो और चाहे जो है आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष से नवमी तक की नवरात्र की जो है समय रहता है, ये दोनों साधना के लिए, शक्ति प्रकट करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहे गए हैं। वैसे भी जो माघ मास का महीना होता है, ये तिलदान, स्नान, और आप जानते हैं कि इसी माघ की जो पंचमी होती है शुक्ल पक्ष की, इसे बसंत पंचमी या श्री पंचमी भी कहा जाता है, जिस दिन वाग वादिनी देवी माता सरस्वती का जो है प्रागट्य हुआ था। तो इसलिए यह नवरात्र भी अपनी विशेषताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो साधक हैं, जो विद्या अध्ययन चाहते हैं, जो ज्ञान की प्रधानता रखते हैं, जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, उनके लिए जो है यह नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल नवमी तक। तो चलिए, गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है वो तो हमने जान लिया। अब वास्तु टिप को लेकर पंडित जी आज क्या बताने वाले हैं? देखिए, वास्तु टिप्स में सिर्फ मकान या जो व्यावसायिक मकान या स्थान आप बना रहे हैं, कोई ऑफिस या मकान अपने लिए बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक मैं आपको हिदायत देता हूं, एक आपको मैं यूँ कहें चेतावनी देता हूं। चेतावनी क्या है कि आप अपने घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो बना रहे हैं वहाँ ध्यान रखें कि उसके अगल बगल उसकी बाउंड्री जो है वो किसी खंडहर से, किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान से, शमशान घाट से या कचरे के ढेर या अस्पताल के आसपास नहीं होना चाहिए। ये जो स्थान होते हैं, खास करके शमशान, अस्पताल, ये जो स्थान होते हैं, कहीं न कहीं कब्रिस्तान, इसकी जो निगेटिव वाइब्स होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसके प्रभाव में कहीं न कहीं जब लोग रहते हैं तो उनके अंदर काफ़ी तरह की जो है दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। चाहे घर में सेहत की बात हो जाए या आर्थिक परिस्थितियों की बात हो जाए या वंश वृद्धि की हो जाए, ऐसे आवास में रहने वाले लोगों की वंश वृद्धि नहीं होती है, बच्चों का जन्म नहीं होता है, तमाम तरह की मेडिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब आप मकान देख रहे हैं, नया मकान खरीदने जा रहे हैं या अपने ऑफिस के लिए कोई जगह देख रहे हैं,
कोई नया आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप जगह देख रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उसमें ये कुछ विशेष जो इसमें सावधानियां हैं रखनी चाहिए कि कब्रिस्तान, शमशान और अस्पताल या कोई बड़ा मंदिर है तो उसके बगल भी इस तरह के जो है आप आवासीय या जो है व्यावसायिक स्थान न बनाएं। वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा कम से कम 500 मीटर की दूर पर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसका जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी जो है जो ये शमशान कब्रिस्तान होते हैं ये लोगों के जीवन में दुख और समस्या का कारण बन जाते हैं। चलिए अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ है अजीत रोहतास से। जी अजीत जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। जी प्रणाम पंडित जी, मैं अजीत कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1966 है, सुबह 7:20 थोड़ा अजीत जी धीरे धीरे। 24 अक्टूबर 1966। जी जी जी। समय 7:20 सुबह में। जी, कहाँ जन्म हुआ आपका? बिहार, भागलपुर। जी जी। आपने पंडित जी, मैंने एक बार और आपसे बात की थी, आपने बताया था कि सूर्य भगवान के पूजा आदित्य हृदय स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र के लिए जी मैं जानना चाह रहा हूँ पंडित जी की कैंसर से मैं पीड़ित रहा हूँ और अस्वस्थ ज्यादा रहता हूँ, तो कोई टोटका और कोई अंगूठी हमें बताते तो उसको भी हम पहन लेते या टोटका करते। देखिए अजीत जी, ये बड़ी दिक्कत है हिंदुस्तानियों की कि वो कर्म की गति को समझते नहीं है। एक विषय मैं सब दर्शकों को बता दूं अजीत जी के साथ, आप फोन पे बने रहिएगा, कि ये जो स्थिति है कुंडली की या जो हम इस जन्म में प्राप्त कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये कहीं न कहीं ज्योतिष का जो पूरा विज्ञान है ऋणानुबंधन कर्म पे आधारित है। ऋणानुबंधन कर्म का अर्थ होता है कि हम किसी न किसी ऋण से ग्रस्त हैं, क्योंकि हमारा कौन पिता बनेगा, कौन माता बनेगा, कौन भाई होगा, कौन जीवन साथी होगा, किस परिवार कुल में जन्म होगा, ये सारी बातें हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सके, पूर्व से कहीं न कहीं निर्धारित है। एक बात। दूसरी बात, ऋण जिसका हमने कर्ज खाया है पूर्व में या पहले कभी भी, उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। ये ऋणानुबंधन कर्म है। उसमें भी 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है नैमित्तिक कर्म, जो सामान्य कर्म है, जो डेली रूटीन का होता है। दूसरा होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म होता है जैसे अभी आपने कहा कि हम बहुत रोग से पीड़ित हो गए। और तीसरा होता है तर तीव्र कर्म। तर तीव्र कर्म होता है कि जिसका कोई काट नहीं है, जैसे अति कठिन प्रारब्ध, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि आप उसको भोग लीजिए। अब इसमें एक उदाहरण है हमारे इस सनातन जगत में कि जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनको भी कैंसर था। वो चाहते तो महाकाली से कहते कि मेरे कैंसर को ठीक कर दो, कहती भी थी कि मैं ठीक कर दूंगी, तुम क्यों तकलीफ झेलते हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ, ये जो मेरा प्रारब्ध है अब इसको समाप्त हो जाने दो। तो देखिए, जो ये अंगूठी, टोना, टोटका, इससे आपको फौरी तौर पर कुछ आराम तो मिल सकता है, लेकिन इससे प्रारब्ध समाप्त नहीं हो सकता है। रही बात, मैंने सूर्य की आराधना आपको सिर्फ इसलिए बताई थी कि आपके लग्न में, लग्न हमारा शरीर है, लग्न ही हमारा सब कुछ है, मुख्य बिंदु है, आज है, वर्तमान है, और उसमें नीच राशि में सूर्य बैठा हुआ है और वो स्वाति के नक्षत्र में है। सूर्य सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कहीं होता है तो राहु के नक्षत्र स्वाति में होता है, वह अपने नीचांशक में होता है, और 10 डिग्री तक सूर्य परम नीच राशि में होता है, तुला राशि में। तो इसलिए मैंने कहा था कि सूर्य की पीड़ा से अगर मुक्ति चाहिए तो आपको आदित्य हृदय स्रोत और भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम इक्ष्वाक कुल वंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, और जो भगवान श्री राम की आराधना उपासना करते हैं, सूर्य की कृपा उन्हें अनायास मिलती है, सहजता से मिलती है, क्योंकि सूर्य के कुल में पैदा हुए श्री राम, और कहीं न कहीं उन्होंने सूर्य को भी कृतार्थ किया, सूर्य को भी उन्होंने धन्य किया उनके कुल में जन्म लेकर के। इसलिए मैंने कहा था, तो इन टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़िए अजीत जी। आप केवल जितना समय मिले, मैं बता रहा हूं, आप यकीन जानिए, आपको अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप लगातार 1 महीने कर लीजिए और आप देखिए अगर आपकी जिंदगी न बदल जाए, क्योंकि ये सूर्य जो है ये नीच कहाँ। एक इसमें उपाय ज्योतिषी जरूर होता है कि एक बेल की जड़ होती है, बेल की जड़ आप जो है रविवार से 2-3 दिन पहले आप उसको खन लीजिए और लाल धागे में दाहिने बाजू में बांध लीजिए, और हर 6 महीने में जड़ बदलते रहिए, क्योंकि सूर्य के नीचत्व के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बेल की जड़ बताई गई है। और जो रतन पहने जाते हैं वो किसी भी ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर नहीं कर सकते, ये भ्रम है लोगों को। कोई भी रत्न ये कार्य करते हैं, प्रेरक के, कैटलिस्ट के काम करते हैं। रत्नों पे कभी मैं आपको विस्तार से कार्यक्रम करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना कहूंगा कि रत्न हमारे जीवन को बदल नहीं सकते, वो सिर्फ जो हमारा अच्छा है
उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसके पावर को, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन अच्छा या बुरा कर दें, ये रत्नों का सामर्थ्य नहीं है। नहीं तो सभी लोग रत्न पहन करके और टाटा बिरला बन जाते। तो रत्नों के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, आपके जो ग्रह अच्छे हैं, जो ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं, जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, उन ग्रहों के आप रत्न पहनिए, तो उससे आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिल सकता है, ये काम हो सकता है। लेकिन ग्रहों के जो है प्रभाव को बदल दें, जो ग्रह नीच का है उसे अच्छा कर दें, जो ग्रह खराब है उसको अच्छा कर दें, ऐसा रत्नों का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अजीत जी, आप सूर्य की आराधना करिए, भगवान श्री राम की आराधना करिए, क्योंकि भगवान की आराधना से ही जो है कठिन से कठिन प्रारब्ध समाप्त हो सकता है, मिट सकता है। इसलिए कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। कुछ दिन मेरी बात मान करके, जैसे आपकी उम्र 50 के लगभग होने जा रही है, तो अगर आपने इतना दिन झेला है तो आप 1 महीने मेरे कहने से और तकलीफ झेलिए और राम रक्षा दिन भर पाठ करिए। जब समय मिले एक पुस्तक अपने पास रखिए और शुरू हो जाइए। नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो लास्ट का जो मंत्र है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने, ये बहुत बड़ा प्रभावी मंत्र है। इसका आप फल देखेंगे 1 महीने के अंदर। तो चलिए, काफ़ी अच्छे तरीके से पंडित जी ने बताया कि आखिरकार रत्नों की क्या अहमियत होती है और किस तरह से आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। उसके लिए आपको रत्नों की नहीं, बल्कि आपको भाव की और साथ ही साथ भगवान पर भरोसा करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मनोज जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी, आशीर्वाद बताएं। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म स्थिति है 7 अगस्त 1971, समय शाम को 4:15 और स्थान है मुरादनगर, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या सवाल है आपका? अभी मेरी जॉब छूट गई है। एक्चुअली काफी दिन हो गए, 3 महीने हुए हैं, तो लेकिन मैं अब कुछ काम करना चाहता था। हमारा अपना एक दुकान है वैसे तो। देखिए, 7 अगस्त 1971 गाजियाबाद का मैंने लिया है आपका समय, 4:15 सायंकाल। शनि में राहु का अंतर चल रहा है। शनि आपका जो है चंद्रमा के नक्षत्र में 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अभी दशा आपकी वैसे तो ठीक चल रही थी, केवल मुझे लगता है कि अभी वर्तमान ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के बाद आपके समय में परिवर्तन होगा और आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। चूँकि राहु आपका उच्च के ग्रह मंगल के साथ विराजमान है 2य भाव में, तो आर्थिक रूप से आप बहुत परेशान आदमी नहीं है। नौकरी छूट गई एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम है, चाहे आपने पहले से कुछ धन संचित कर रखा है या माता पिता का या पत्नी का किसी न किसी का सहयोग है, तो आर्थिक रूप से आप परेशान व्यक्ति नहीं है। थोड़ा सा आप अपने जीवन में फैसले लेने में बड़ा असमंजस हो रहा है, दिमाग में बड़ी ज़्यादा जो है भ्रामक स्थिति रहती है, भ्रम की स्थिति रहती है। तो ऐसे में सिर्फ आपको एक उपाय कहूँगा कि आप जो है किसी भी बुधवार के दिन जो है शुरू करके और 17 दिन लगातार अनवरत विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर डालिए और एक पाठ डेली करिए और 17 दिन जब लगातार आप करेंगे तो आपको कोई न कोई रास्ता श्री हरि विष्णु कृपा से मिल जाएगा। क्योंकि ये शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये केवल और केवल आपको फैसले नहीं लेने दे रहा है, सही डिसीजन नहीं लेने। नौकरी भी गई तो मुझे लगता है इसी वजह से गई, कुछ जो है सही समय पर निर्णय न लेने की वजह से, और आपको मालूम भी चल गया था कि ये नौकरी मेरी जा रही है, थोड़ा सा असावधानी आपसे हुई तो इसलिए ऐसा हुआ। अब आप जो है केवल ये एक उपाय कर लीजिए 17 दिन। वैसे आपका जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है ज्योतिषी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिनकी जन्म कुंडली में उच्च का मंगल जो है 2य स्थान में होता है, वो लोग दिमाग के तेज होते हैं, उन्हें कभी अर्थ की दिक्कत, धन की दिक्कत नहीं होती है और परिवार भी सपोर्टिव होता है। अगले कॉलर प्रियांशु है हमारे साथ। जी प्रियांशु, अपना सवाल कर सकते हैं। सर नमस्ते सर, मुझे पूछना है सर कि मेरा जॉब कब होगा और क्या हम जिससे मतलब जिसको पसंद करता है माँ बाप की मर्जी से उसका शादी मेरे साथ हो पाएगा। प्रियांशु का तीसरा कॉल आया गेस। यस सर। जी, आप पहले भी ये सवाल पूछ चुकी हैं प्रियांशु? हाँ मैम, पढ़ाई वाला पूछा, बट ये वाला शादी वाला पहली बार पूछ रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ मेरा 26/5/1999। हेलो जी, और जन्म समय है 5:46 शाम में।
कहाँ हेलो। पैदा हुई आप, कहाँ पैदा हुई जी आप? जी जी, कहाँ की पैदाइश है प्रियांशु? डेहरी बिहार में हुए हैं, रोहतास जिला है। देखिए, जो आपने अपना वैवाहिक जीवन का प्रश्न किया है, वो मैं बता दूं कि 8 सितंबर 2025 के बाद उसकी शुरुआत होगी। रही बात, आपने पूछा कि आपके मन से होगा कि आपके मन के विपरीत होगा, तो होगा तो आपके मन से ही, क्योंकि आप दृढ़ संकल्प हैं और आपका जो मतलब पसंद है उसी से शादी होगी। लेकिन अभी सितंबर तक इसमें कोई आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, सितंबर तक इंतजार करिए और सितंबर के बाद जो है इसमें कुछ तरक्की होगी और कुछ बातें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज में एक मैसेज पहला लेते हैं, पठानकोट से पंजाब, दीप्ति नाम है इनका। जी, 1 दिसंबर 1992 इनकी जन्मतिथि है। जन्म समय है 19:01। जी, और स्थान है, जन्म स्थान पठानकोट पंजाब। सवाल है, मेरी मैरिज कब होगी, अच्छी जॉब कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं? 1 दिसंबर 1992, 7:01। जी, 7:01 और स्थान है पठानकोट पंजाब। देखिए, दशा तो इनकी जो है शनि की चल रही है और शनि इनके जीवन में अष्टमेश और भाग्येश है। दशा वैसे तो ठीक है, लेकिन इनको क्या है कि इनके जीवन में सब कुछ है तो, लेकिन वो इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, अनुभूत नहीं हो रहा है। शनि की एक बड़ी बुराई है कि सामने बड़ी अच्छी से अच्छी थाली रखी रहती है, लेकिन आप उसे भोजन पा नहीं सकते, आप उसे खा नहीं सकते। ये एक इस तरह से माहौल परिवार में, जीवन में, घर में बनाता है। तो अभी जो आपने सवाल पूछा है, आपको सब कुछ मिल सकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे आपको वो जो है आपका मनपसंद जीवन साथी हो, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर आप भाग्य के भरोसे बैठी रहेंगी ऐसे इस दशाओं के ऊपर, तो कहते हैं ना कि आपकी पता चला बात तय हो गई, नौकरी में पता चला अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाए तो मेडिकल में छाड़ दिए जाएंगे, परीक्षा देंगी तो एग्जाम के रिजल्ट रुक जाएंगे। तो इस तरह की अड़चन देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय आपको बताता हूँ, यह करना शुरू कर दीजिए तो अगला 19 साल आप रानी महारानी बन के रहेंगी। उपाय सिर्फ इतना है कि एक सुंदर कांड का पाठ आप रोज करिए और कुछ भी मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए भी आपको उसका आनंद नहीं मिल रहा है। पता चला घर में, परिवार में सब सुख सुविधा है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रही हैं। जीवन में कई ऐसे मौके आए कि जहां से आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन पता चला शाम तक सब बातें पक्ष में, सुबह होते ही बात बदल गई। वही भगवान श्री राम वाली स्थिति कि सुबह राज्याभिषेक होना है और पता चला रात में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वनगमन की स्थिति बन गई। ये जो शनि अष्टम में जाता है भाग्येश होकर के, ये भाग्य जनित इतनी समस्या देता है कि पूरे जीवन व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं बन पाती है, खुद की एक आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। तो ऐसे में सिर्फ एक सुंदर कांड का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए और इंतजार करिए 6 महीने का। 6 महीने बिल्कुल खंडित मत करिए और सुंदर कांड का पाठ करते रहिए। जो आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य शनि है और भाग्य शनि को एक्टिवेट करने के लिए, उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज की उपासना, हनुमान जी महाराज का पूजन बहुत लाभकारी होता है, बहुत जो है कल्याणकारी होता है। ये आप करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन जानिए, सरकारी नौकरी हो, विवाह हो या संतान का सुख हो, परिवार सब आपको मिल जाएगा। लेकिन हाथ धरे पे हाथ बैठी रहेंगी तो नौकरी भी नहीं मिलने वाली है और विवाह में भी ऐसा उल्टा पुल्टा शादी हो जाएगा कि जिसमें आप जीवन भर कहीं न कहीं मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट रहेंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको करना, इसको आप ज़रूर करिए। अगली कॉलर है सुनीता जयपुर से। जी सुनीता जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद बताएं। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म डेट है 8 फरवरी 1986 जी, और जन्म 3:57 शाम को जी, और जन्म स्थान है अमृतसर पंजाब। हेल्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। देखिए 8 फरवरी 1986 1986 और 3:57 अमृतसर पंजाब का जन्म है इनके और मिथुन लग्न की कुंडली है और बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति इनका मार्केश है। तो जब से बृहस्पति की ये दशा आई है तब से इनकी सेहत खराब हुई है और सेहत में चूंकि मंगल और शनि रोगेश है तो ऐसे लोगों को असाध्य रोग और न ठीक होने वाली बीमारियां
होती हैं। और ये दशा इनकी शुरू हुई है सन 2017 के बाद से। 9 अप्रैल 2017 के बाद इनकी तबीयत खराब हुई और इसमें 21 अक्टूबर 2019 तक का समय काफ़ी खराब रहा। अब थोड़ी सी स्थिति सुधार है, थोड़ी सी दवाएं इनको लाभ कर रही हैं और तबीयत भी इनकी ठीक दिखाई दे रही है। और रही बात इनको एकदम मतलब स्वस्थ रखने के लिए, दीर्घायुष्य जीवन के लिए, आरोग्य प्राप्त करने के लिए आप सिंपल एक उपाय करिए। गुरुवार के दिन इनके वजन के बराबर चने की दाल का दान कराइए एक बार। दूसरा, उसके बाद 6 गुरुवार नियमित रूप से चने की दाल, पीला कपड़ा, केला 1 दर्जन, हल्दी और नमक, ये सामान आप जो है गुरुवार 6 गुरुवार दान कराइए। लेकिन पहले एक गुरुवार को इनके वजन के बराबर चने की दाल जो है दान कराइए। और चूँकि आप इनकी धर्मपत्नी हैं तो एक छोटा सा केले का पौधा आप लगाएं और अपने सौभाग्य के लिए, अपने मांगल्य सुख जीवन के लिए नियमित केले की सेवा करें। आप उसको जल दें, उसकी देखरेख करें और यह करने से आपको निश्चित रूप से आपका मांगल्य आपके जीते जी बना रहेगा, आपका सौभाग्य बना रहेगा। जब तक वह केले का पौधा आपके घर में रहेगा आपका कभी भी अहित नहीं होगा। और जब वह पौधा बड़ा हो जाए तो उसको किसी बाग उपवन वाटिका में लगा दीजिए और फिर दूसरा पौधा ले आइए। ये उपाय आप करिए, वैसे 16 दिन बाद इसका रिजल्ट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर है पिंकी रोहिणी से। जी पिंकी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद। जी मेरा सवाल ये है कि मैं टीचर में और ये लाइब्रेरियन में नौकरी के लिए तैयारी कर रही हूँ, पर उसमें मेरा जॉब होगा कि नहीं, ये पूछना था। ठीक है, आप दिल्ली से बोल रही हैं? जी हाँ, दिल्ली से हूँ, रहने वाली बिहार की हूँ। जी जी, देखिए नौकरी आपकी लग जाएगी, कुंडली आपकी बहुत अच्छा बता रही। समय, ये प्रश्न मैंने अभी का लिया है तत्काल का 8:25 का, तो इसके हिसाब से आपकी नौकरी का योग अच्छा है। और आपको लेकिन अभी अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया आएगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं और आपने सिर्फ लाइब्रेरियन का ही नहीं, इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि और 1-2 कोर्स आपने कर रखा है। तो सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि लाइब्रेरियन के अलावा और भी जो परीक्षाएं होती हैं सरकार से जुड़ी हुई, उसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका समायोजन हो जाएगा। चलिए एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। दिव्यांश शर्मा का ये व्हाट्सएप मैसेज है। लोकेशन इनकी दिल्ली, यानी कि इनका जन्म स्थान है दिल्ली जी। और जन्म तिथि है 3/4/2019, 3/4/2019 और बर्थ टाइम यानी कि जन्म समय है 3:30 दोपहर के 3:30 PM। जी, सवाल है फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए 3 अप्रैल 2019, 2019 ये तो अभी बच्चा है 5-6 साल का। और जो सर 2019 3 अप्रैल 2019, 3:30 का जन्म है। इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि सिंह लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है, बच्चे का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, बृहस्पति में राहु का अंतर अभी चल रहा है। भाई साहब अभी जो है दशा, तो इनका जब जन्म हुआ तो बड़ी अच्छी दशा में हुआ और परिवार में बड़ा इनका मान है, बड़ा सम्मान है। और ये मतलब एक तरह समझा जाए तो परिवार में खुशी के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो परिवार में नई ऊर्जा, नई चेतना और कुल मिलाकर के काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं परिवार में। और चूंकि मूल त्रिकोण राशि का बृहस्पति है, इसलिए शिक्षा दीक्षा इनकी ठीक होनी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 12 जून 2026 के बाद इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा सेहत को लेकर के। तो इनके माता पिता को सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि थोड़ी सी सेहत को लेकर के सावधानी रखें। 12 जून 2026 के बाद और 2029 के बीच में कम से कम एक बार इनके लिए महामृत्युंजय 1.25 लाख जरूर जप करवाएं, क्योंकि शनि इनका मार्केश है और शनि इनके लिए मारक फल देने वाला होगा, जो कि 2026 के जून के महीने शुरू होगा। और शनि पंचम में बैठ के पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, मारक भाव को देखता है, तो इसलिए महामृत्युंजय बहुत आवश्यक है। अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन जून 26 के बाद इनकी सेहत को लेकर के कोई दिक्कत, कोई समस्या आ सकती है, तो उसके प्रिकॉशन के तौर पे एक महामृत्युंजय आप जरूर कराएं। और या इनकी माता स्वयं महामृत्युंजय इनके नाम से 10 माला रोज जपना शुरू कर दें। रही बात इनके पढ़ाई की, पढ़ाई लिखाई इनकी ठीक है, ज्ञान विद्या बुद्धि संपन्न व्यक्ति हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भाग्यशाली आदमी है, भाग्य में कोई टेंशन नहीं, भविष्य इनका अच्छा है। केवल जून 26 से 29 के बीच में सेहत को लेकर के समस्या है, उसके लिए एक महामृत्युंजय इनके लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर पंजाब से हैं, रमेश इनका नाम है। जी रमेश जी, क्या सवाल है आपका? रमेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी नमस्कार जी पंडित जी। ये आशीर्वाद बताएं।
गुरुजी मेरा पोता अपने उसका जन्म है 11 मार्च 2005। जी तो समय है रात 9:14। जी गुरुजी इसके भविष्य के बारे में जान जाता हूँ। दूसरी बात है, मेरा एक पोता है, एक पोती है, दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उत्तरा भाद्रपद। जन्म स्थान बताएंगे अपने पोते का? पठानकोट पंजाब। देखिए, जो आपने अपने पोते की डिटेल बताई है 11 मार्च 2005 और समय है 9:14। चूंकि इसका जन्म उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में हुआ है, तो उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के जन्म के साथ साथ ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है, चूंकि चंद्रमा का मीन राशि में जाना कहीं ना कहीं शुभ है। चूंकि चंद्रमा भी जल है और मीन भी जल राशि है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक माना जाता है। चंद्रमा यहाँ पे नक्षत्र ठीक है, लेकिन राशि ठीक नहीं होती है। मीन राशि चंद्रमा की शत्रु राशि कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का आपस में जो है सामंजस्य ठीक नहीं है। राशि भले अति शत्रु राशि है, लेकिन नक्षत्र इसका अच्छा है। अब रही बात इसके जीवन की, तो अभी दशा इसकी बुध की समाप्त होने जा रही, केतु की दशा आरंभ होने जा रही है और केतु इसका 12वें है। तो ऐसे में बच्चों में पढ़ाई से लेकर के बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। पढ़ने और पढ़ाने से, सही काम करने और कराने से बड़ा लोग दूर भागते हैं ऐसे बच्चे। तो अभी तक तो मामला ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद इस बच्चे को पकड़ के रखिए, थोड़ा इसके साथ अनुशासन का व्यवहार ज़्यादा करिए, इसको चीज़ें सिखाइए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना है और सब कुछ समय पे करना है। क्योंकि ऐसे लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं, जब मन करेगा सोएंगे, जब मन करेगा खाएंगे, और इसकी वजह से ये अपने जीवन को कहीं ना कहीं खराब कर लेते हैं, संकट डाल लेते हैं। भाग्य का स्वामी बुध चूंकि चंद्रमा के सन्निकट है, तो चंद्रमा का फल देगा, और छठे चंद्रमा जब जाता है तो ऐसे में स्ट्रगल बहुत कराता है, परिश्रम बहुत कराता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो 7 साल हैं ये इसके पढ़ाई के हैं, इसमें इसके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आएंगे जो एक बच्चे के लिए ठीक नहीं होते हैं। उसे माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है, सिर्फ उनको सही गाइड करें, सही उनके साथ जो है हर समय उन पर नज़र रखें, उठने से लेकर के सुबह और रात के सोने तक की एक दिनचर्या डिसाइड करें। क्योंकि केतु बृहस्पति की युति कहीं ना कहीं ये गुरु चांडाल का योग बनता है, और 12वें बने तो ये ठीक नहीं होता। ऐसे बच्चे कभी भी गुस्सा में घर भी छोड़ के चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अभी तो मामला ठीक है, लेकिन अक्टूबर के बाद बदलेगा व्यवहार इसका। तो वहाँ आपको बहुत ज़रूरत है कि प्यार से, बड़े भाव से इस बच्चे को समझाना और अनुशासित रखना। और पंडित जी, एक बार फिर से जो हम बात कर रहे थे गुप्त नवरात्रों पर, उसकी बात कर लेते हैं। गुप्त नवरात्रों पर भी क्या कन्या पूजन होता है? देखिए, नवरात्र में जितना पूजन शारदीय या जो है वासंतिक नवरात्रों में होता है, उतना ही जो है पूजन गुप्त नवरात्र में होता है। कोई प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप कलश बैठाती हैं, जैसे आप कन्या पूजन करते हैं, जैसे आप डेली एक दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, सब प्रक्रिया वही होती है। मैंने कहा ना कि 2 प्रगट हैं, 2 गुप्त है। प्रगट और गुप्त का अर्थ सिर्फ इतना यहाँ समझ लीजिए कि ये विशेष है, सामान्य समझ के लिए विशेष है। क्योंकि शारदीय नवरात्र आप देखती हैं जो अक्टूबर में पड़ते हैं, वो तो पूरा हिंदुस्तान मनाता है। पूरे सनातन धर्मावलंबी धरती के जिस भी कोने स्थान, जिस भी देश जगह पे हैं, वो मनाते हैं, सब मनाते हैं। उसके बारे में सब जानते हैं और सबको सहजता से मालूम होता है, सब पूछते रहते हैं कि नवरात्र कब शुरू हो रहे हैं। दूसरा, रामनवमी वाला जो नवरात्र अप्रैल में पड़ता है, चैत्र में, इस नवरात्र का भी महत्व है। लेकिन ये जो अन्य नवरात्र जैसे मैं गुप्त कह रहा हूँ, ये विशेष हैं। विशेष क्यों हैं? क्योंकि ये विशेष साधना के लिए। अभी जैसे माघ का महीना चल रहा है, माघ में आप कुंभ देखती हैं, माघ में जो है स्नान आदि के कर्म होते हैं, स्नान और दान। क्योंकि मकर इसी में पड़ता है, मकर संक्रांति जो होती है, बसंत पंचमी इसी में पड़ती है। तो कुल मिलाकर के सारे नियम प्रक्रिया, जैसे पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक जो है नवरात्र में पूजन होता है शारदीय, उसी तरह से इस नवरात्र में भी होगा। और उस वैसे ही दुर्गा माता की स्थापना की जाएगी, पूजा की जाएगी। सब लोग नहीं करते हैं, और वो कुछ लोग करते हैं जिन्हें शक्ति की पूजा करनी है, जिन्हें शक्ति को प्रसन्न करना है, जिन्हें माता दुर्गा से कुछ विशिष्ट मनोकामना कुछ चाहिए। खास करके ऐसे कुल परिवार में आराधना होती है जो शाक्त उपासक होते हैं, जो शक्ति के मंत्रों से दीक्षित हैं, जिन्होंने शाक्त पंथ में दीक्षा ले रखी है, वो जरूर जो है गुप्त नवरात्र पूजा करते हैं, माता दुर्गा की स्थापना करते हैं। नियमित 9 दिन पूरे व्रत अनुष्ठान पूर्वक जो है संकल्प लेकर के नियमित यज्ञ के जैसे ये व्रत करते हैं। तो गुप्त नवरात्र वैसे ही है जैसे प्रगट नवरात्र है, शारदीय या चैत्र के नवरात्र, लेकिन कम लोग करते हैं। और रही बात कन्या पूजन की, तो जैसे उस नवरात्रों में अष्टमी नवमी कन्या पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस गुप्त नवरात्र में भी जो है कन्या पूजन होता है। आप देखेंगे जो भी शक्ति के स्थान हैं, जहाँ पे माता शक्ति के जो
अंग गिरे हुए हैं। जो शक्तिपीठ है हिंदुस्तान में, उन शक्तिपीठों में इन गुप्त नवरात्रों में भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है, भक्त जो है दर्शन करने भी अधिक जाते हैं और वहाँ पे कन्या पूजन, यज्ञ, आहुति ये सब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शक्ति को जागृत करने के लिए, शक्ति को प्रकट करने के लिए। तो इसलिए कोई भेद नहीं है, भेद सिर्फ हमारी ज़रूरत का है, भेद सिर्फ हमारी जो है उपलब्धता का है, हमारे समय का है। बाकी शक्ति को प्रसन्न करने का जितना महत्व उन नवरात्रों में है जो प्रकट है, उतना ही महत्व इस नवरात्र का भी है। तो चलिए, उतना ही महत्व इन नवरात्रों का भी है। जो आप तमाम चीज़ें, जो पूजा अर्चना की विधि आप उन नवरात्रों में करते हैं, इन नवरात्रों में भी कर सकते हैं। हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं, पूनम नाम है इनका जी। अपना सवाल कर सकती हैं आप। पूनम, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपको म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल ले नहीं पाएंगे। जी बोलिए। पूनम, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कीजिए, उसके बाद आप पर लौटेंगे। तब तक एक व्हाट्सएप मैसेज लिख लेते हैं। ऋत्विक गुप्ता इनका नाम है जी। 24/12/2010 का जन्म तिथि है। 24/12/2010। हाँ। समय है 11:58। AM PM कुछ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। अगला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से हैं, सुनील शर्मा नाम है। 16/5/1986 का जन्म है। 16/5/1986 जी। समय है 2:20 सुबह के 2:20 सुबह। हाँ जी। कहाँ पैदा हुए? मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपने जो इनकी डिटेल बताई है, 16 मई 1986, 2:20 मंडी। तो शुक्र की दशा चल रही है और कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, कर्क राशि है इनकी, और शुक्र इनकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि का होकर के, स्वराशि का होकर के और चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। इनका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। 1 जनवरी 2025 के बाद से ही इनका समय जो है बदल गया है और वो कहीं न कहीं इनके मेहनत और पराक्रम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का समय है। अब ये यात्राएं करेंगे, उससे धनार्जन करेंगे, अपने परिश्रम पुरुषार्थ को सिद्ध करेंगे। केवल इनको तकलीफ आ सकती है, जीवन साथी से जुड़ी हुई कोई समस्या का सामना इनको करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ इनको कहीं न कहीं सेहत की समस्या दिखाई दे रही है, उनको कोई न कोई सेहत की प्रॉब्लम हो, खास करके जो है पीठ और कमर के नीचे के अंगों में कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी ऐसे लोगों की जीवन साथी को होती है। और अभी जो स्थिति बन रही है 5 जून 2025 तक, यहाँ इनके जीवन में ये संक्रमण का काल है। संक्रमण मतलब ट्रांजिट, एक परिवर्तन की बेला है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, वो तत्कालिक तौर पे आपको बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन उसका जो फल मिलेगा भविष्य में वह आपके ही पक्ष में है। अभी आपको बात नहीं समझ में आएगी, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा ये जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ। और आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, समय आपका बहुत अच्छा है, कोई चिंता का बात नहीं है। और ये चूँकि शुक्र आपका स्वराशि का है, चतुर्थ भाव में है, ये शुभ ही करता है और ये 20 साल की कुल दशा है। और जिसमें से अभी आपकी जो ये दशा का पूर्ण अगर देखा जाए तो ये दशा अभी आपकी जो है 10 साल बीती है और अभी लगभग ये 7-8 साल और रहने वाली है। तो ये 6-7 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे और आप इसका आनंद लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं है। और अगले कॉलर हैं पूनम, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पूनम, आप अपना सवाल कर सकती हैं। पूनम, आवाज मिल पा रही है तो सवाल कीजिए। एक बेटा है मेरा। ठीक है, बेटे का नाम? उसका नाम है कृष्ण कुमार। जन्म तिथि है 8/1/2017, रात को 10:27 में, फारबिसगंज में। उसका पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा? बिहार से। एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दें फिर से। 8/1/2017। 2017 जी। ये भी छोटा ही है। और समय क्या है? समय है 10:27 रात में। ये दिल्ली पैदा हुआ बच्चा? लड़का है, कृष्ण कुमार नाम है। नहीं, जन्म स्थान कहाँ है बच्चे का, कहाँ पैदा हुआ? फारबिसगंज। अच्छा, बिहार। बिहार, अररिया जिला है जी। देखिए, जो आपने अपने बेटे का डिटेल बताया है, 8 जनवरी, हाँ 8 जनवरी 2017, 10:27। अभी तो ये छोटा बच्चा है, 8 साल का।
चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा जिद्दी है और अभी जिद्दपने की वजह से थोड़ी सी बात वगैरह नहीं मानता है, लेकिन भाग्य इसका अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है, इसके पिता का सुख इसको बहुत अच्छा है और बहुत मतलब जैसे कह लिया जाए कि परिवार में सब कुछ सुख साधन सुविधा इसको प्राप्त है और सारी जो भी इसको मतलब एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे बचपन में चाहे युवा अवस्था में, सब इसको अपने आप इसके माता पिता द्वारा इसे प्राप्त होंगी। इसे मकान की बात कर लीजिए, वाहन की बात कर लीजिए, जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं सब इसको शुरू से ही जैसे इसकी आयु बढ़ेगी जो इसकी ज़रूरत होगी वो इसको प्राप्त होता जाएगा। उसका कारण ये है कि इसका जो है बड़े अच्छे नक्षत्र कृतिका में जन्म हुआ, सूर्य की दशा में इसका जन्म हुआ। सूर्य इसका एक तो धनु राशि का है, वह इसको शुभ फल दिया। दूसरा, अब इसके उच्च के चंद्रमा की दशा की शुरुआत हो गई है और ये 10 साल बहुत अच्छे जाएंगे। आगे फिर मंगल की दशा इसकी है जो कि पूर्वा भाद्रपद कुंभ राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 17-18 साल जो इसके बहुत अच्छे बीतेंगे। तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, भाग्य अच्छा है, परिवार में सुख साधन है और ये स्पोर्ट्स का बच्चा है, ये खेलने वाला बच्चा है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस तो करने के साथ साथ आप इसको खेलने के किसी स्पोर्ट्स किसी एकेडमी में आप इसका एडमिशन करा दें, कोई भी खेल जो इसकी इसमें रुचि हो, थोड़ा सा ये बाहर निकलेगा जो है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। खेल जगत में भी इसका अच्छा करियर बन सकता है, इसके लिए ज़रूर आपको प्रयास करना चाहिए। तो खेल जगत में अगर करियर बनाना चाहता है आपका बेटा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, वैसे 8 साल के तो 8 साल में बच्चों को आजकल समझ आ जाती है कि खेलना है कि क्या करना है। बिल्कुल नहीं, ये सही समय है और आपने बिल्कुल सही समय पे ये प्रश्न किया है। मैं तो कहूँगा कि इसको अब एडमिशन कराना ही चाहिए और एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ तमन्ना जी, आज कुंडली देखने के तरीके बदले हैं। जब जो लोग 60 या 50 के जो बच्चे पैदा थे, हमसे जो एक पीढ़ी पहले के लोग थे, हमारी पीढ़ी में भी इतना स्पोर्ट्स का महत्व नहीं था। तो जन्म कुंडली में जो स्पोर्ट्स के जैसे तृतीय भाव हमारा पराक्रम है, पुरुषार्थ है, जिनका तृतीय भाव मजबूत होता है, तृतीय मजबूत होता है, ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत मतलब स्पोर्ट्स में बड़ा नाम करते हैं। अब उस समय तो स्पोर्ट्स था नहीं, तो वो लोग करते क्या थे, वो लोग बड़े एक्टिव होते थे, बड़े एनर्जेटिक होते थे, कम बीमार होते थे, सेहत मजबूत होती थी और बहुत मेहनत करते थे, घर का भी काम करते थे। आज जो है, आज उसको जब हम देखते हैं छोटे बच्चों, तो ऐसे बच्चे खेल बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे एथलीट होते हैं। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि जो है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र वैसे तो खराब होता है क्योंकि ये ठीक नक्षत्र नहीं माना जाता है, लेकिन जब शनि ज्येष्ठा में जाता है तो उसके अंदर एग्रेशन देता है, एक जिद देता है, एक संघर्ष करने की काबिलियत पैदा करता है, हार नहीं मानता है। तो ऐसे बच्चों को अगर ऐसी फील्ड में फेंक दिया जाए कि जहां बहुत लंबा स्ट्रगल हो, जहां लगे कि 1 करोड़ में 1 का सिलेक्शन होना है, तो इनकी जो जिद है यह इनकी ताकत बन जाएगी और ये कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे बच्चों को कहता हूँ भाई आप स्पोर्ट्स में करियर बनाओ, क्योंकि वहाँ फिजिकल प्रेशर के साथ साथ मेंटल प्रेशर भी झेलना है। तो मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत दोनों का सही समायोजन जिस बच्चे में होता है वही एक अच्छा एथलीट होता है। पढ़ लिख करके बनना तो बहुत आसान है, लेकिन करोड़ों लोग खेल जगत में हैं, लेकिन नाम कितने लोग प्राप्त करते हैं, यश कितने लोग प्राप्त करते हैं, वो संख्या 0.001% के जो ओलंपिक में मेडल या क्रिकेट में बड़े नाम बनते हैं। तो सफलता का रेशियो भले कम है, लेकिन जिसमें जुझारूपन है, जिस बच्चे में ये संघर्ष की स्थिति है, उन्हें जरूर खेल जगत में अपने करियर को आजमाना चाहिए। बिल्कुल, आज समय बदल गया है और पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं। एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से हमारे साथ, दिया जी। दिया जी अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। सर मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए पापा का। क्या सर? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके पिताजी की? 23 सितंबर 1986। ठीक है। जन्म समय क्या है? और 9:30 बजे रात के। और जन्म स्थान क्या है? दिल्ली में। दिल्ली में। और क्या सवाल है आपका अपने पिताजी के बारे में? मैं जानना चाहती हूँ, मेरे पापा ने अभी जैसे फ्लैट लिया था, वो बिना सोचे समझे वो मतलब बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं और फिर वो काम बाद में खराब हो जाता है। दिया आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 19 साल है। ठीक है। आप दिल्ली में पैदा हुई हैं? हाँ जी, मैं भी दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ। ये आपके पिताजी की डेट ऑफ बर्थ 1986 है? हाँ जी। जी। 23 सितंबर 1986 रात 9:30 बजे। देखिए हाँ, आप क्या जानना चाहती हैं पिताजी के बारे में? फ्लैट क्या बता रही थी? मैं जानना चाहती हूँ कि अभी हमने घर लिया था, फ्लैट लिया था, पर उसमें हम रह नहीं पा रहे हैं, तो हमें वो बेचना है और वो बिक नहीं रहा है। उस वजह से बहुत सारी चीजें हमारे घर की रुकी हुई हैं
और जो मेरे पापा हैं वो बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं हर चीज की, तो फिर वो बाद में खराब हो जाते हैं। फैसले इसलिए ले लेते हैं कि कभी वो हारे ही नहीं हैं, कभी वो पराजित ही नहीं हुए हैं। इन्होंने जितने फैसले लिए हैं सब फैसले सही पड़े हैं, कभी आज तक के फंसे नहीं हैं। 10 में से 9 फैसले इनके सही होते हैं, इसलिए फैसले लेने में एक्टिव हैं, क्योंकि उच्च का चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, मन से बहुत मजबूत है व्यक्ति हैं। दूसरा दशम भाव में बृहस्पति की अच्छी स्थिति है, तो ऐसे लोग सुखी जीवन जीते हैं, तो किसी का डर नहीं है, हर चीज़ इनके जीवन में इजली इन्हें मिल गया है। तो इसलिए शायद इनके अंदर ये एटीट्यूड है कि मतलब खुद फैसले लेना है, किसी से पूछना नहीं है। तो जो लोग सेल्फ मेड आदमी होते हैं उनके अंदर ये थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। रही बात वर्तमान की, तो वर्तमान जरूर इनका प्रॉब्लम में आ गया है, क्योंकि शनि की ये अंतर्दशा और ये अभी इनको मार्च 2026 तक ये परेशान करेगी। और अगर मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप जो है अक्टूबर तक इस मकान को मत बेचिए, क्योंकि अक्टूबर तक एक तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा तो पता चला कि आपको बहुत आर्थिक नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि ये शनि सप्तम भाव में बैठा है, बहुत लंबा आर्थिक नुकसान देता है। और अक्टूबर तक तो बेचने के विचार पर थोड़ा सा अभी संयम रख करके, और अक्टूबर के बाद अगर इस फ्लैट मकान जो भी आपका है प्रॉपर्टी, अगर आप उसको सेल करेंगी तो वो अर्थ देने वाला भी होगा और उससे मानसिक शांति भी रहेगी। अन्यथा अभी अगर आप बेचेंगे तो बिकेगा भी नहीं, और जो पैसे भी मिलेंगे बहुत कम, मतलब ये समझो कि 60% भी रेट अगर आपको मिल जाए तो बड़ी बात है। ये स्थिति है जहाँ आप ऐसे परिस्थिति में फंस गए हो। मार्च 2026 के बाद जो स्थिति आएगी वहाँ से इनका फिर अच्छा दशा शुरू हो जाएगा, और फिर ये पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे, फिर इनका जीवन अच्छा रहेगा। वैसे इनका जीवन अच्छा है, इनका कोई दिक्कत नहीं है आपके पिताजी को, केवल ये प्रॉब्लम कुछ देर के लिए थी, 2 साल के लिए, उसमें भी 1 साल निकल गया है और लबोलवाब 1 साल बाकी है। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा दिया। और सुनीता एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है पंजाब से। जी सुनीता जी, क्या सवाल है आपका? सुनीता जी सवाल कर सकती हैं आप? हाँ जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। जी जी, अपने लड़के की जन्मतिथि बताइए। 23/6/1994। क्या? 1/6? 23/6/1994। 3 कह रहे हैं आप? 23 23। हाँ जी, 23। ठीक है, 23/6/1994। 1994। ठीक है। जन्म समय क्या है? जन्म समय 12-1 के बीच है, दोपहर का। दोपहर के 12 और 1 के बीच में। और जन्म स्थान क्या है? पंजाब, नवा शहर। ठीक है जी, क्या सवाल है? नाम अमरजीत है। सवाल क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, क्या ये मंगलीक है? जी देखिए, आपने 23 जून 1994 रात दोपहर में 12:30 बजे का मैंने लिया है। अब ये इसमें एक दिक्कत है, अगर बच्चे का जन्म 12-10 के पहले का है तो फिर कुंडली दूसरी बनेगी, 12-10 के बाद का है तो जो कुंडली मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ यही बनेगी। तो आप ये समझ लें कि बच्चे का जन्म 12-10 के पहले है या 12-10 के बाद का, क्योंकि 12-10 के बाद इस कन्या लग्न है और 12-10 के पहले सिंह लग्न आएगा, लगभग 12-10 12-8 आप समझिए। तो इसके हिसाब से 12:30 बजे के हिसाब से ये लड़का मांगलिक है, और इसके जन्म कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अष्टम भाव का मंगल कहीं न कहीं मंगल दोष करता है, और ये मांगलिक माना जाएगा। मंगल केतु के साथ है, सिर्फ फर्क इतना है कि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की नहीं है, सप्तम दृष्टि अर्ध दृष्टि मानी जाती है बृहस्पति की, इसलिए मंगल दोष है। और मांगलिक विचार विवाह के समय करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे मंगल दोष भंग होने के योग इस कुंडली में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब इनके विवाह के प्रस्ताव की चर्चा करेंगी तो जिस लड़की से विवाह होगा उसकी कुंडली इनके साथ कैसी मैच करती है, उसकी जन्म कुंडली मंगल की स्थिति क्या है, उसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि इसका मंगल दोष भंग होता है या नहीं। वैसे जब भी आप इसके विवाह की बात करें तो मांगलिक दोष का विचार जरूर करें। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। धर्मेंद्र नाम है इनका जी। 6/3/1975 का जन्म है। 6/3/1975 1975। जी। समय है 11:07 सुबह के 11:07 AM। स्थान है रिंगास, राजस्थान। इनका सवाल है कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, पैसों की बचत कब होगी? 6 मार्च 1975 11/7 रिंगस, राजस्थान। देखिए, ये इनकी राहु की दशा चल रही है, राहु बृहस्पति की दशा है,
और अभी जो इनकी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही कर्ज से मुक्ति की, वो तो दिसंबर 2025 तक तो नहीं होने वाली है। और ये कर्ज कहीं न कहीं आपके गले की हड्डी बने, अब ये मान सम्मान तक बात पहुंच रही है। हालांकि इनकी आमदनी होती है, पैसे ये कमा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों ने पैसे ब्याज पे उठा रखे हैं। ऐसी कोई स्थिति है जो जितना कमाते हैं वो कर्ज में ही भर दे रहे हैं, और कुछ जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और अभी कर्ज से मुक्त होने में कम से कम 2.5 साल का समय इनको लगेगा। 2.5 वर्ष के बाद ये कर्ज से मुक्त होंगे और 2.5 साल के बाद ही इनकी कुछ बचत होती हुई दिखाई दे रही है। राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा से बचने के लिए आपको एक उपाय बता देता हूँ कि आप नियमित रूप से भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, और दुर्वा घास जो होती है, दूब घास जो होती है, वह हर चतुर्थी के दिन आप 108 दुर्वा घास तोड़ लीजिए और वह गणेश जी को चढ़ाइए। ये चतुर्थी तिथि आप हर चतुर्थी नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो बुधवार एक दुर्वा की माला बना करके गणेश जी को पहनाइए। लगातार आप यह 1 वर्ष करिए, क्योंकि ये राहु आज से नहीं, ये बड़े लंबे समय से आपको परेशान करा। लगभग 12-14 वर्ष हो गए जब आप आर्थिक परिस्थितियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। तमाम मेहनत करने के बावजूद भी आपको अपने अर्थतंत्र पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। तो ये उपाय करिए, इससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा, कर्ज मुक्ति भी होगी। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। भावना नाम है इनका। भावना, अपना सवाल कीजिए। हेलो, मिल गया होगा, आगे भावना, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपको म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैम, मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना है। जी, अपनी बहन की डिटेल्स बताइए, जन्मतिथि बताइए। 15 नवंबर जी 2008। जी, जन्म समय 10:50 रात को। स्थान जोधपुर। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं आप? उसके गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? ठीक है। 15 नवंबर 2008 10:50 जोधपुर। मंगल और चंद्रमा की जो स्थिति है इनकी जन्म कुंडली में वो खडाष्टक है, और चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देखा जाए तो वो आमने सामने। बिल्कुल सरकारी नौकरी का योग इनकी जन्म कुंडली में है, लेकिन इन्हें एक आप ऐसा एक उपाय कराइए जिससे तत्काल मिल जाए। नौकरी का योग तो है और यह योग इनकी जन्म कुंडली में बना भी हुआ है काफ़ी समय से, लेकिन 6 मई 2025 तक इसमें कहीं न कहीं बार बार अवरोध आ रहे हैं। 6 मई 2025 के बाद इनको सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलेगा और उसमें इनको सफलता मिलेगी। चूँकि सूर्य इनका नीच का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यही सूर्य इनको सरकारी सेवा में जाने से रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि सूर्य का मजबूत होना ही सरकारी सेवा में जाने की गारंटी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकारी सेवा में जा सकते हैं। प्राय आप किसी और को दिखाएंगे तो वो स्पष्ट कर देगा कि इनको सरकारी सेवा में प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का सामान्य सा नियम है कि नीच का सूर्य है तो आप सरकारी सेवा से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन चूंकि बृहस्पति और मंगल की स्थिति मजबूत है, चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने हैं, इसलिए ऐसे लोग पा सकते हैं, संभावनाएं हैं। बस करना क्या है कि आप इनको रविवार का व्रत कराइए। रविवार के दिन नमक का सेवन न करें, शांति से रहें और उस दिन बिल्कुल मन शांत करके भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नियमित ये 7 रविवार करेंगे तो इनको सरकारी सेवा में जो भी परीक्षा होगी उनमें सफलता इनको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर ये उपाय नहीं करेंगी तो 99 पे आकर के मामला बार बार रुकेगा। तो ये रविवार का व्रत करें और रविवार के दिन ये जो मैंने पूजा बताई है ये करेंगे, जरूर इनको लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपको भी अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी दर्शकों ने हमें आज मैसेजेस किए या फिर अपने सवाल फ़ोन कॉल के ज़रिए पूछे, वो बिल्कुल संतुष्ट होंगे अपने सवालों के जवाब जानकर, और जो भी उपाय पंडित जी कहते हैं वो ज़रूर कीजिए। और पंडित जी, इतनी अहम जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद आपका। तो चलिए, प्रश्न कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।